बात करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। और कल मैंने आपको बताया था कि 1813 का चार्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। भारत के संवैधानिक इतिहास के दृष्टिकोण से तो है ही, लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों के दृष्टिकोण से भी। दरअसल इस एक्ट का कई तरीके से महत्व है और इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में एक औद्योगिक क्रांति इस समय तक हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत पूरी दुनिया में ब्रिटेन से ही हुई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में उत्पादन जो है ना वो मशीनों से होने लगा। हाथों की जगह अब मशीनों से उत्पादन होने लगा, तो बहुत सारा उत्पादन ब्रिटेन में अचानक से बढ़ गया। लेकिन समस्या ये थी कि इस उत्पादन को बेचे कहाँ, उन्हें चाहिए था एक बाजार। तो ब्रिटेन के कई सारे उद्योगपतियों ने वहाँ की सरकार पर दबाव डाला कि हमें भी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि आपको पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट था, एकाधिकार था, मतलब भारत के साथ सिर्फ व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने अपनी सरकार पर दबाव बनाया, लॉबिंग की कि भारत में व्यापार करने का अधिकार हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है, हम भी तो ब्रिटिश नागरिक हैं। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। और आप सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मतलब अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ व्यापार कर सकता था। तो आप पढ़ते होंगे ना इस एक्ट में कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हुई, इसका यही कारण था। और भी कई सारे इस एक्ट के प्रावधान हैं जो हमें अभी पढ़ने हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके 1813 के चार्टर एक्ट के प्रावधान समझा देता हूं, और कभी भी आपको इसको बाद में परेशानी नहीं होगी समझ में यदि आप आज इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, मतलब अब सभी ब्रिटिश व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। सोचिए, जहां पहले सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार कर रही थी, अब सारे भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार ब्रिटेन के लोगों को दे दिया गया। आपने एक शेर सुना होगा, ठीक है, एक बहुत बढ़िया शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो हमारे यहाँ एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी नहीं थी क्या, जो ब्रिटेन के सरकार ने वहाँ के सारे व्यापारियों को भारत से व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इसके बाद भारत का क्या होगा ये आप सब जानते हैं। अब भारत में ब्रिटेन का बहुत सारा माल आने वाला है, मतलब अगर ब्रिटेन से भारत में माल आएगा तो भारत के लोगों का व्यापार और व्यवसाय तो चला जाएगा। रीज़न, कारण ये है कि ब्रिटेन का माल मशीनों से पैदा हुआ है, बहुत सस्ता है, लागत बहुत कम है, जबकि भारत के व्यापारी जो हाथ से वस्त्र उत्पादन करते हैं, हाथ से माल तैयार करते हैं, उनका माल महंगा होगा। तो अब भारत के लोगों का सामान कौन खरीदेगा। तो पूरे भारत में ब्रिटेन का सस्ता माल जो है छा गया, और हमारे यहाँ के शिल्पकार, हमारे यहाँ के दस्तकार, हमारे यहाँ के व्यापारी सब बर्बाद हो गए। तो ये व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, ठीक है। लेकिन इस कानून में एक तो जो चाय का व्यापार था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार करती थी भारत के साथ, और एक चीन के साथ जो व्यापार हुआ करता था, उसको छोड़ दिया गया। मतलब अभी भी चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, बाकी सारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया। तो एकाधिकार सिर्फ आपने पढ़ा होगा कि चाय और चीन। अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, वो रट लेते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापारी का एकाधिकार को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दी। लेकिन वो इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ऐसा किया क्यों। ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद जो मैंने आपको बताया कि वहाँ के दूसरे उद्योगपतियों ने, दूसरे व्यापारियों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि हमें भी भारत के साथ व्यापार करने दिया जाए। मतलब बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहता। ठीक, जब मुनाफा अगर कमाना है तो अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं, हमें भी क्यों नहीं भारत के साथ व्यापार करने का मौका दिया जा रहा है, हमें भी क्यों नहीं भारत के साथ व्यापार करने दिया जा रहा है। तो इन्होंने भी अपनी सरकार से ये चीज़ करवा ली।
अब एक प्रावधान तो मैंने आपको बता दिया क्या था और समझा भी दिया क्यों था। इस एक्ट में और भी कई प्रावधान थे जो मैं आपको बता देता हूँ। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट और स्थापित किया कि जितना भी कंपनी का एरिया है वो ब्रिटेन के राजा, ठीक है, के अंतर्गत आता है। ब्रिटेन के राजा की उसके ऊपर प्रभुता है, वो जब चाहे कंपनी से वो ले भी सकते हैं। फिर एक चीज़ यहाँ आप और पढ़ते होंगे जो मैं आपको बता दूं, फैक्ट तो है लेकिन उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट नहीं बताऊंगा, मैं उसको पूरा समझाऊंगा भी। जैसे आपको एक पॉइंट मिलता होगा कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार की अनुमति मिली। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। ऐसा क्यों किया ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा करने का कारण ये था कि वो भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक परिवर्तन कराना चाहते थे। उन्हें पता था कि जितने लोग धर्म परिवर्तन करेंगे, जितने लोग ईसाई बनेंगे, उतने वो उनकी चीज़ों को खरीदेंगे, उनकी वस्तुओं को अपनाएंगे, है ना। तो हर धर्म का आपको पता है कि एक अलग व्यवहार होता है, अलग जो है हर धर्म का पहनावा होता है, अलग धर्म का कल्चर होता है अपना। तो वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी तरह बन जाए, तो फिर हमारे माल को, हमारी वस्तुओं को खरीदने में इन्हें समस्या नहीं होगी। कुल मिला के अपने आर्थिक लाभ को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को धार्मिक प्रचार की अनुमति दी कि जाओ और भारत में जाके लोगों को ईसाई बनाओ। ये नहीं बोला, भारत में जाके लोगों को प्रबुद्ध बनाओ, मतलब ये सोए हुए लोग हैं, ये असभ्य लोग हैं, ये जंगली लोग हैं और इनको सभ्य बनाओ। अगर ये ऐसा बोलेंगे तो लोग मान लेंगे कि हाँ ईसाई बनने में फ़ायदा है। दूसरा फिर देखो, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। जब से भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तब से उन्होंने भारत में शिक्षा को लेकर कोई खास प्रयास नहीं किए। वो भारत में कोई समाज सेवा करने तो आए नहीं थे, वो भारत के लोगों को पढ़ाने लिखाने तो नहीं आए थे, तो उन्होंने भारत में शिक्षा को लेकर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन आप पढ़ते होंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर अचानक से क्या हृदय परिवर्तन हो गया अंग्रेजों का? अचानक से क्या उनको भारत के लोगों को लेकर दया आ गई कि इनको पढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये अनपढ़ रह जाएंगे, इनका क्या होगा? कुछ ऐसा नहीं था। उन्होंने ये जो शिक्षा के लिए प्रावधान किया ये भी उनके खुद के फायदे के लिए, बल्कि अंग्रेजों ने जितना कुछ भी भारत में किया है वो सब उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। तो उन्होंने 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए खर्च करने का प्रावधान किया और इसका रीज़न ये था कि अगर आप आधुनिक शिक्षा लोगे, अगर आप अंग्रेजी पढ़ोगे, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक विषय पढ़ोगे, तो भारत में अंग्रेजों का जो शासन है ना वो जस्टिफाई हो सकेगा कि हम भारत को गुलाम नहीं बनाए, हम भारत के लोगों का शोषण नहीं कर रहे हैं, हम भारत पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ के लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम तो शिक्षित कर रहे हैं, हम तो इनका भला कर रहे हैं। समझ में आई आपको मेरी बात? तो उन्होंने सोचा कि अगर भारत के लोगों को पढ़ाया लिखाया जाए, ठीक है, राजू बन गया, जेंटलमैन वाली बात, कि अगर ये जेंटलमैन बन जाएंगे पढ़ लिख के तो फिर ये हमारे सूट बूट खरीदेंगे, हमारे कपड़े खरीदेंगे, हमारा माल खरीदेंगे। अब सोचो, गांव देहात का कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है और जो हमेशा से धोती कुर्ता या इस तरह के भारतीय परिधान पहनता आया है, तो अचानक से क्या वो रातों रात सूट पहनना शुरू कर देगा? अचानक से रातों रात क्या वो टाई बांधना शुरू कर देगा? क्या वो हैट लगाना शुरू कर देगा? नहीं ना। इसके लिए पहले व्यक्ति को आधुनिक बनाना पड़ता है, इसके लिए पहले व्यक्ति को ऐसा झांसा देना पड़ेगा कि तुम पढ़ लिख के जो है समझदार हो जाओगे। तो आधुनिक शिक्षा के नाम पर भारत के लोगों को पढ़ाने के लिए पैसा जो है पहली बार रखा गया। हालांकि इसमें उनका फ़ायदा था कि अगर भारत के लोग पढ़ेंगे तो इससे उनका माल ज़्यादा बिकेगा। दूसरा कि अगर भारत के लोग पढ़ लिख गए तो ये एक मध्य वर्ग तैयार हो जाएगा जो भारत में अंग्रेजों के शासन को सपोर्ट करेगा, हमारा समर्थन करेगा। ऐसा ही हुआ 1857 के विद्रोह में, जब भारत में बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह किया,
तो पढ़े लिखे लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। पढ़े लिखे लोगों ने उस विद्रोह से दूरी बना के रखी, क्योंकि वो अंग्रेजों के इस छल में आ चुके थे, इस बहकावे में आ चुके थे कि अंग्रेज भारत के लिए फ़ायदे में है। वो भारत के लोगों को आधुनिक बनाने आए हैं, सदियों से सोए हुए समाज को जगाने आए हैं, तो आधुनिकता के नाम पर ये चीज़ की जा सकती थी। तो उन्होंने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की। हालांकि 1 लाख रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। 1 लाख रुपए में आप पूरे भारत को कैसे पढ़ा सकते हो, कैसे शिक्षित कर सकते हो? 1 लाख रुपए में संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस पैसे को लेकर भी विवाद हो गया कि ये 1 लाख रुपया भी कहाँ खर्चा करना है, इस बात को लेकर भी विवाद हो गया कि आपने आंग्ल प्राच्य विवाद सुना होगा, इतिहास में आप पढ़ते होंगे। आंग्ल प्राच्य विवाद में एक तरफ वो लोग थे जो चाहते थे ये पैसा भारत के पुराने विषयों को पढ़ाने में खर्चा हो, एक वर्ग था जो मानता था कि ये पैसा आधुनिक विषयों की पढ़ाई में, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के लिए खर्चा हो, जिसमें मैकॉले पहला नंबर था उसका। मैकॉले ने इसका काफ़ी समर्थन किया और आखिर में उसी की जीत हुई। फिर इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया, ठीक है, कि आप जो है लोगों से टैक्स ले सकते हैं। तो इस तरह से 1813 का चार्टर एक्ट का जो है महत्वपूर्ण मामला आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार शिक्षा के लिए पैसा खर्च करने की बात हुई, 1 लाख रुपया। पहली बार ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आके धर्मांतरण या धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, ठीक है। इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा 1813 में फिर 20 साल के लिए कंपनी का भारत में जो है मामला 20 साल के लिए बढ़ गया। तो अगला एक्ट पास हुआ 1833 में। 1833 का एक्ट भी भारत के इतिहास से बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में अगर आप संवैधानिक इतिहास को समझना चाहते हैं तो ये एक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस समय भारत में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ, वही बेंटिक जिसको आप सती प्रथा कानून के लिए जानते हो, वही बेंटिक जो भारत में एक अच्छा गवर्नर जनरल माना जाता है, उदारवादी गवर्नर जनरल माना जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ये एक्ट आया और इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसने भारत में केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। मतलब 1773 से जो केंद्रीकरण मैंने कल आपको बताया था जिसकी शुरुआत हुई थी वो अब पूरा हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बम्बई और जो मद्रास के गवर्नर थे और जो उनकी शक्तियां थी वो छीन ली और सारी बंगाल के गवर्नर को दे दी। तो इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया भारत का गवर्नर जनरल। इसलिए आप पढ़ते होंगे ना ये फैक्ट कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। कैसे बना? क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा विलियम बेंटिक को मद्रास और बम्बई की सारी शक्तियां, उनको कानून बनाने की शक्तियां उनसे छीन ली और जो केंद्रीकरण है वो हो गया पूरी तरीके से यहाँ से। तो इस एक्ट का पहला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कैसे बना दिया गया मैंने आपको बताया। दूसरा जो इलाका था जैसे बम्बई है, मद्रास है, वहाँ की जो कानून बनाने की शक्तियाँ थी वो उनसे छीन ली गई। अब भारत में सारी चीज़ें तय कौन करेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल, और इसीलिए उसका नाम पड़ गया भारत का गवर्नर जनरल। सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ इसमें निहित थी, सारी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ इसके पास थी। अब इस अधिनियम ने पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले पूरे भारत के ऊपर नियंत्रण था। मतलब अब विलियम बेंटिक की सरकार भारत में ऐसी सरकार थी कि जो सिर्फ बंगाल नहीं पूरे भारत के ऊपर राज कर रही थी। ये व्यक्ति पूरे भारत के लिए जो है शासक की तरह था और इसीलिए ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। इसने मद्रास और बम्बई, जो मैंने आपको अभी बताया, बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की शक्तियां जो है छीन ली। मतलब अब वो कानून नहीं बना सकते। जैसे आप वर्तमान में देखेंगे तो भारत में 28 राज्य हैं और हर एक राज्य को राज्य सूची के ऊपर, समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाने की शक्तियां हैं। मतलब भारत में पूरी तरह से केंद्रीकरण नहीं है। हमारे यहाँ एक सशक्त केंद्र जरूर है, हमारे यहाँ केंद्र शक्तिशाली है, बावजूद इसके आपको पता है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी कई सारी शक्तियां हैं और हमारा संविधान
इस देश के संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन करता है। इस एक्ट ने इसका उल्टा किया, इसने उन राज्यों से बेचारों से उनकी शक्तियां छीन ली कानून बनाने की। अब जो है वो पूरी तरह से अधीन हो गए भारत के गवर्नर जनरल के। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। मतलब आप पूरे भारत के लिए किसी भी क्षेत्र के लिए जो ब्रिटिश कब्जे में आता है, जहाँ जहाँ ब्रिटेन का शासन है, कंपनी का शासन है, उसके लिए कानून बना सकते हो। तो अब ये कार्यपालिका भी है और यही विधायिका भी है, मतलब कानून भी यही बना रहा है और कानून को लागू भी यही कर रहा है। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कहा जाता है। देखो, पहले भारत में अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए, जो कानून पहले बनाए जाते थे उनको रेगुलेशन कहा जाता था। क्या बोलते थे? पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों को रेगुलेशन कहा जाता था। इस एक्ट के तहत अब जो नए कानून बनने लगे उनको रेगुलेशन की जगह एक्ट कहा जाने लगा, अधिनियम कहा जाने लगा। जैसे आज आप देखते हो ना कि संसद से कोई पारित होता है विधेयक, या विधानसभा में कोई पारित होता है विधेयक, राष्ट्रपति राज्यपाल के साइन के बाद उसको हम एक्ट कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली बार ये कब से शुरू हुआ? 1833 के एक्ट से अब कानून को रेगुलेशन की जगह एक्ट बोला जाने लगा। जैसे आपने सुना होगा कि 1829 में विलियम बेंटिक की सरकार ने सती प्रथा को बैन करने का, सती प्रथा को रोकने का एक कानून बनाया। उसको क्या कहा गया? उसको रेगुलेशन कहा गया। ठीक है, 17th रेगुलेशन ऑफ 1829, 17वां अधिनियम था वो 1829 का। तो इसकी जगह अब इन्होंने कानून शब्द या अधिनियम शब्द का प्रयोग, एक्ट शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के साथ व्यापार और शासन दोनों कर रही थी, अब वो समाप्त कर दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का मामला समाप्त कर दिया इस एक्ट ने। पूछा जा सकता है आपसे कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां भारत में समाप्त कर दी गई? तो वो कंपनी जो आई ही व्यापार करने थी, फिर व्यापार करते करते शासन करने लगी, फिर व्यापार और शासन दोनों करने लगी। अब वो भारत में सिर्फ व्यापार जो है शासन करेगी, व्यापार नहीं करेगी। अब वो शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत का शासन कर रही थी। और कब तक किया? 1858 तक। बस 1858 के बाद इन्होंने उसको भी समाप्त कर दिया पूरी तरह से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो 1833 के चार्टर एक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आपको पता है पहले भारत में सिविल सेवा में लोग कैसे आते थे? जैसे किसी को डीएम बनना हो, एसपी बनना हो, तो कैसे बनता था? दरअसल लंदन में एक कॉलेज था, उस कॉलेज का नाम था हेलबरी कॉलेज। यदि कोई उस कॉलेज में प्रवेश ले, उसमें पढ़े, तो वो भारत में सिविल सेवा में प्रवेश ले सकता था। मतलब उस कॉलेज से पढ़ने के बाद आप भारत में कलेक्टर या एसपी बन सकते थे। मतलब इसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुआ करती थी और भारतीयों को तो इसमें प्रवेश ही नहीं दिया जाता था। मतलब कोई भारतीय इन सेवाओं में नहीं जा सकता था। 1833 के एक्ट ने एक नई चीज़ की, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन एग्ज़ाम, कि कोई भी आके, भारतीय हो चाहे विदेशी हो, इस एग्ज़ाम में आके बैठ सकता है। इसका प्रयास किया, शुरू नहीं किया, सिर्फ कोशिश की। हालांकि कोशिश सफल नहीं हुई, वो 1853 के बाद हुई। तो पहली बार ऐसा हुआ कि खुली या ओपन एग्ज़ाम की शुरुआत करने की बात की गई या उसकी कोशिश की गई। जैसे अभी आप देखते हो भारत में यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो सारे भारतीय नागरिकों के लिए जो कि उसके लिए योग्य हैं, जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने स्नातक या ग्रेजुएशन कर रखा है ना, 21 वर्ष से ऊपर के, वो सारे युवा इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इन्होंने एक ओपन एग्ज़ाम को शुरू करने की कोशिश की। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था ना, ये भेदभाव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। कार्नवालिस के ज़माने से एक नीति चली आ रही थी अंग्रेज़ों की कि जितने बड़े बड़े पद हैं, सेना में, पुलिस में, प्रशासन में, मतलब कर्नल, जनरल, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, ये सारे पद भारतीयों के लिए नहीं थे।
ये सारे पद उन्होंने गोरों के लिए, ब्रिटिश के लिए आरक्षित कर रखे थे। तो अब इन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि भारतीयों को चाहे वो कलेक्टर का पद क्यों ना हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, कोई भी हो, उससे भारतीयों को आप वंचित नहीं कर सकते। मतलब भारतीयों को भी समान अधिकार है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सिर्फ फाइल में दबके रह गया, ये सिर्फ बातों बातों में रह गया, ऐसा वास्तविक रूप से हुआ नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त करना पड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि इससे भारतीय हमारी बराबरी पर आकर बैठ जाएंगे। तो फिर आप भारत के लोगों के ऊपर राज कैसे करोगे, आप भारत के लोगों के ऊपर शासन कैसे करोगे। जैसे अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति कलेक्टर है और एक व्यक्ति चपरासी है, तो वो चपरासी उस कलेक्टर की बात मानेगा, वो चपरासी, वो प्यून जो है वो उस कलेक्टर के आदेश को मानने से इनकार नहीं कर सकता, वो उससे डरेगा भी सही, उसको साहब भी कहेगा, ठीक है, ये सब बात आप जानते हैं। पर अगर दो लोग हैं, दो लोग दोनों कलेक्टर हैं, दोनों डीएम हैं, तो दोनों बराबरी के हैं, वो एक दूसरे की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये चाहते थे कि भारत के लोगों को समान अधिकार दिए जाएं, भारत में खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और इस प्रावधान को लागू नहीं होने दिया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि 1833 का चार्टर एक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 20 साल के बाद फिर हम मिलने वाले हैं। अगला एक्ट पारित होता है 1853 में, 1853 का चार्टर एक्ट। और जितने चार्टर एक्ट मैंने आपको बताए हैं उसमें ये लास्ट है, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट पास नहीं हुआ। तो यदि आपसे पूछा जाए कुल मिला के कितने चार्टर एक्ट अंग्रेजों ने पास किए भारत में, ब्रिटिश संसद के द्वारा कुल मिला के कितने चार्टर एक्ट पारित किए गए, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे ये आंसर दें कि कितने चार्टर एक्ट कुल मिला के पारित किए गए ब्रिटिश संसद के द्वारा। ओके, अब मैं आपको 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में तक थोड़ा सा बता देता हूं, आप लोग आंसर दो मुझे कमेंट में। तो ये आखिरी एक्ट है, ठीक है, चार्टर एक्ट की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम है। इसके द्वारा भारत में संवैधानिक विकास करने की बढ़िया कोशिश की गई, एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसने भारत के संवैधानिक इतिहास में, विकास में बड़ा योगदान दिया है। नहीं, कमेंट करके आंसर नहीं दिया आप लोगों ने अभी तक। तो पहली बार जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आप देखते हो ना, भारत में एक संसद है। भारत की संसद क्या करती है? भारत की संसद हम सबके लिए कानून बनाती है, ठीक है। भारत की संसद हमारे लिए विधायिका का काम करती है और हमारी सरकार उसको लागू करती है, वो कार्यपालिका का काम करती है। आ रहा है समझ में? कुछ लोगों के आंसर आए हैं लेकिन आंसर्स गलत हैं। एक व्यक्ति का आंसर सही है। कुल मिला के कितने चार्टर एक्ट पास हुए, मैंने आपसे ये पूछा। 4 चार्टर एक्ट पास हुए। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। 4 है ना, 5 नहीं है, 6 नहीं है। जो लोग 5 और 6 बता रहे हैं, तो कुल मिला के चार्टर एक्ट हैं 4। 1793 एक्ट को भी चार्टर एक्ट बोलते हैं, 1813 को भी चार्टर एक्ट कहते हैं, 1833 को भी चार्टर एक्ट और 1853 को भी चार्टर एक्ट कहते हैं। ओके, पहली बार क्या हुआ, तो आपको पता है भारत की संसद, और भारत की संसद में सबसे पहले आई लोकसभा, फिर राज्यसभा। तो क्या आप जानते हैं लोकसभा का भारत में, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, भारत में लोकसभा का उदय कब हुआ? भारत में लोकसभा कब आई? तो भारत में लोकसभा इस एक्ट से आपको मिलेगी। कैसे बताऊं? देखो, अभी तक क्या था, मैंने आपको बताया कि एक गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल के पास में एक काउंसिल थी, याद आया आपको? गवर्नर जनरल और उसकी एक काउंसिल। काउंसिल में कितने लोग थे? 1773 में 4 थे, 1784 में 3 हो गए और 1833 में फिर से 4 हो गए। तो गवर्नर जनरल की वो काउंसिल जिसकी सहायता से वो काम करता था, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, यही काउंसिल विधायिका भी काम करती थी, यही काउंसिल विधायिका का भी काम करती थी, और यही काउंसिल
कार्यपालिका का भी काम करती थी, मतलब कानून बनाना और कानून को लागू करने का, दोनों का काम यही काउंसिल करती थी। आ रहा है समझ में? पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने इस काउंसिल के कामों को बांट दिया, मतलब एक काउंसिल के दो टुकड़े कर दिए, दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा अब विधायिका का काम करेगा, इसको गवर्नर जनरल की विधायी परिषद कहा गया, और दूसरा हिस्सा कार्यपालिका का काम करेगा, इसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा गया। समझ में आया? ये क्या किया इन्होंने? गवर्नर जनरल की काउंसिल के दो हिस्से कर दिए। एक काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, जो अब कानून बनाने का काम करेगी, और दूसरी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गई, जो कानून को लागू करने का काम करेगी। इस प्रकार से गवर्नर जनरल की दो काउंसिल हो गई, एक विधायी परिषद, समझ में आ गया, एक कार्यकारी परिषद। अभी तक एक ही काउंसिल दोनों काम कर रही थी। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ना, गवर्नर जनरल की विधायी परिषद, भाई यही है लोकसभा। यही आगे बढ़ते बढ़ते भारत में लोकसभा के रूप में स्थापित हो गई, और 1919 के एक्ट के बाद राज्यसभा भी आ गई। तो इस तरीके से हमारी संसद के दो सदन आपको समझ में आ जाएंगे। कभी आपसे पूछे ना क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा लोकसभा का उदय हुआ, या लोकसभा पहली बार बनाई गई, या ऐसी कोई संस्था, तो उसका आंसर है 1853 का चार्टर एक्ट। हालांकि इसको लोकसभा नहीं बोलते थे, ये गवर्नर जनरल की या वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पर फिर भी आपको इतना समझना है कि ये हमारी लोकसभा की तरह थी, जो कानून बनाने का काम करेगी और कानून लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए, जिन्हें विधान पार्षद, मतलब गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य, 6 मेंबर्स। ये 6 लोग थे जो गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में आते थे, जो कानून बनाते थे। जैसे आज लोकसभा में 543 लोग हैं, लेकिन शुरुआत हुई थी 6 लोगों से बस। अब आप देखोगे कि एक विधायी परिषद है, एक कार्यकारी परिषद है, लेकिन दोनों में से एक में भी भारतीय नहीं है। न तो हमें कानून बनाने में शामिल किया, न हमें कानून लागू करने में शामिल किया। और हम यही मांग बाद में करते रहे कि हमें क्यों मौका नहीं दे रहे हो, हमें भी इसमें शामिल करो। भारत के लोगों को भी अपने लिए कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? तो पहली बार ही अलग हो गया। और कितने, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि गवर्नर जनरल की विधायी परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने सदस्य थे, तो इसका आंसर आएगा 6। शुरुआत में 6 लोगों से शुरुआत हुई थी। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई परिषद, विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जानी जाती है। आगे आप बार बार ये शब्द सुनेंगे, बार बार ये नाम आपको मिलेगा। इस परिषद की जो है हम बात कर रहे हैं, इस शाखा ने छोटी संसद की तरह काम किया। और जो मैंने आपसे कहा ना, यहीं से भारत में संसद का उदय हुआ, यहीं से संसद की शुरुआत मानी जाती है। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटेन की संसद में अपनाई जाती थी, मतलब ये एक छोटी संसद की तरह काम करती थी। फिर एक चीज़ जो 1853 के एक्ट में आपके बड़े काम की है, और वो ये कि अभी तक जो हम कह रहे थे ना कि इन्होंने सिविल सेवा की शुरुआत करने की कोशिश की थी, एक खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत करने की कोशिश की, वो आखिरकार कर दिया। 1853 के एक्ट ने भारत में प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसको आप कह सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरुआत कर दी। मतलब अब भारत में ओपन एग्ज़ाम के द्वारा लोग जो है वो किसी भी पद पर जा सकते हैं। मतलब एक भारतीय भी अगर चाहे तो वो बड़े पदों पर जा सकता है। हालांकि ये परीक्षा लंदन में होती थी, भारत में नहीं। आईसीएस के बारे में आप सब सुने होंगे, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस का ये एग्ज़ाम, और ये आईसीएस का एग्ज़ाम भारत में बहुत बाद में शुरू हुआ, 1922 के आसपास। पहले ये लंदन में होता था। तो इन्होंने खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कर दी। इस प्रकार
विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और 1854 में मैकाले समिति की जो है नियुक्ति की गई सिविल सेवा के संबंध में। अब इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड के राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। ठीक है, मतलब वही कि है तो उन्हीं का, तुम संभाल लो, जब तक तुमको बोला जा रहा है संभालो, तुम संभालो। लेकिन इस अधिनियम की एक खास बात पता है क्या है? अभी तक ये लोग 20-20 साल आगे बढ़ा रहे थे कंपनी का चार्टर। पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने कंपनी का अधिकार वापस नहीं बढ़ाया। ये जो निश्चित समय ना 20 वर्ष, 20 साल कंपनी का अगला जो है मामला इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। मतलब अब ब्रिटेन की संसद जब चाहे कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में ले सकती है। अब कंपनी अनिश्चित काल तक भारत में है और वो तब तक रहेगी जब तक ब्रिटेन की संसद चाहेगी। कभी आपने ऐसा सोचा, आमतौर पर हम लोग ऐसा सोचते नहीं हैं, पर ये कभी आपने ऐसा सोचा कि 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया और ब्रिटेन के ताज का शासन शुरू हो गया। मतलब कंपनी से सारा लेकर और ब्रिटेन की सरकार ने अपने पास रख लिया और कंपनी को भारत से गायब कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्या ऐसा करने का अधिकार उनको था? क्या वो ऐसा कर सकते थे? क्योंकि भारत में जो कुछ भी उन्होंने जीता था वो तो उनकी संपत्ति थी। भारत को कंपनी ने जीता था, ब्रिटेन की सरकार ने नहीं जीता था। लेकिन ये प्रावधान पहले ही तय कर दिए गए थे। 1784 में पहले ही बोल दिया था, मैंने आपको कल भी बताया कि जो कुछ भी तुम भारत में जीते हो वो सब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। और 1853 के चार्टर एक्ट में इन्होंने 20 साल के लिए बढ़ाया भी नहीं था। तो जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ तो फिर ब्रिटेन को ये बहाना मिल गया कि वो कंपनी के हाथ से भारत का शासन अपने हाथ में ले ले और भारत पर प्रत्यक्ष रूप से जो है ब्रिटेन के शासन की शुरुआत करे। तो इन्होंने इस बार 20 साल के लिए उसको आगे नहीं बढ़ाया जैसे पहले बढ़ा रहे थे। मतलब ब्रिटेन की संसद कभी भी कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है और भारत का शासन ब्रिटेन के हाथ में जा सकता है। आगे समझ में? तो ये 1853 के चार्टर एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसी के द्वारा पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल से, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ये प्रावधान भी कर दिया गया। तो इस तरीके से 1853 तक हम लोग आ गए। अब 1853 के बाद 1857 में एक विद्रोह होता है। आप सब जानते हैं कि 1857 के विद्रोह को भारत में पहला स्वतंत्रता संघर्ष या स्वतंत्रता संग्राम तक कहा गया है। तो 1857 के विद्रोह में बहुत ज़्यादा सरकार को जो है, अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को परेशानी हुई क्योंकि विद्रोह बहुत तगड़ा था और भारत से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए बहुत जी तोड़ कोशिश की गई। हालांकि आप सब जानते हैं कि फिर भी आप देखेंगे कि इसके कई परिणाम हुए। इसके परिणाम बहुत बड़े रहे। ठीक है, पहला परिणाम तो ये रहा कि कंपनी का शासन जो भारत में इतने सालों से चला आ रहा था उसको खत्म कर दिया गया और भारत का शासन सीधे चला गया ब्रिटिश ताज के हाथ में। इसीलिए हम देखते हैं 1858 से लेकर तो 1947 तक भारत में हम ताज का शासन बोलते, कंपनी का शासन यहाँ खत्म हो गया। अब भारत में जो कुछ भी होगा उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भी नहीं होगी। कंपनी की जगह अब सारा कामकाज ब्रिटेन की सरकार खुद देखने वाली है। ताज के नाम पर, चूंकि आपको मालूम है कि भारत की तरह ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, हालांकि वहाँ राजतंत्र भी है, तो नाम मात्र का वहाँ का जो संसदीय प्रणाली है ना, आपको पता है कि संसदीय प्रणाली के तहत जो देश का प्रमुख होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, वैसे ही ब्रिटेन का राजा और महारानी या जो भी है ताज, वो सिर्फ नाम का प्रमुख है। तो ब्रिटेन के ताज के नाम पर, जो क्राउन है उसके नाम पर भारत का शासन चलाया गया। तो सारी शक्तियाँ वास्तविक रूप से तो मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। तो ये सारा शासन भारत का किसने चलाया? ब्रिटेन की सरकार ने। मतलब सारी चीज़ें तय कौन करेगा? सरकार ब्रिटेन की। तो यदि आपको ये पढ़ने को मिले और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से ताज का शासन शुरू होता है,
तो इसका मतलब ये कि भारत पर शासन ब्रिटेन के महाराजा ने किया, या ब्रिटेन के महाराजा अब भारत में मुगल बादशाह या दूसरे राजा महाराजाओं की तरह रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये निरंकुश राजतंत्र नहीं है, ये संवैधानिक राजतंत्र है, ये संसदीय लोकतंत्र वाला मामला है। तो यहाँ राजा के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है ना। तो चार्टर एक्ट 1858 बहुत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, कई सारे नामों से हम लोग जानते हैं। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, इसका नाम क्या था? चूँकि 1857 विद्रोह कब होता है? विद्रोह तब होता है जब आपसे कोई नाराज़ होता है। तो 1857 के विद्रोह का मतलब साफ था कि भारत के लोग अंग्रेजों से नाराज़ हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं सेशन को? भाई देखो, सेशन को लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्री में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो अभी अवेलेबल करा रहा हूँ, ये क्वालिटी कंटेंट है। खूब सारा पैसा जो है ना खर्चा करने के बाद, मोटी फीस देने के बाद भी लोगों को अच्छी क्वालिटी, अच्छी जो है, ठीक है, स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाती है। आपको यहाँ मिल रही है तो इसकी वैल्यू समझिए। ऐसा नहीं कि हर बार फ्री में जो चीज़ मिलती है ना उसकी वैल्यू, कई बार इंसान सोचते हैं फ्री में मिल रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी या उसका लेवल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो इसकी वैल्यू समझिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन इसी प्रकार से चलता रहे, आपको फ़ायदा मिलता रहे, आपकी फ्री में तैयारी, और आप जैसे कई सारे जो बच्चे दूर दराज के गाँवों में रहते हैं और उनकी भी तैयारी हो जाए, जो बड़े शहरों में नहीं जा सकते, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो नोट्स वगैरह खरीद पाएँ या किसी की क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ, तो वो यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान दें। पैसे से नहीं चाहिए, सिर्फ मन से दीजिए। आप क्लास को अटेंड करिए, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद आपको कभी भी ये एक्ट कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख रुपया फीस भी दे देंगे तो भी आपको ये एक्ट ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे, इससे ज़्यादा पढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। तो वही चीज़ अगर आपको फ्री में मिल रही है तो समझिए उस बात को, ठीक है। तो आप देखो कि इन्होंने भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम बोला। इसको क्या बोला कि ये जो अधिनियम हम पास कर रहे हैं ना, अब भारतीय जो है, आप निश्चिंत हो जाइए सभी, अब आप कंपनी को हमने हटा दिया है, अब आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, अब आपका कोई शोषण नहीं होगा, अब हम अच्छा बनाने वाला अधिनियम ले आए। अब भारत में रातों रात परिवर्तन हो जाएगा और आजकल की भाषा में कहूँ तो गुड गवर्नेंस आ जाएगा। मतलब गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लेके हम आ रहे हैं, तो खुश हो जाइए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब एक लुटेरा चला गया, दूसरा आ गया। सरकार भी तो ब्रिटेन की लुटेरी थी, वो भी कंपनी की तरह थी। तो इन्होंने भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त। तो पहला पॉइंट तो ये इस एक्ट का, कंपनी का शासन समाप्त हो गया और वो सारा जितना भी कंपनी के पास में भारत का राजस्व था, जितना क्षेत्र, जितना इलाका था, सब कुछ चला गया किसके पास? ब्रिटेन के राजशाही के पास। तो इस अधिनियम की विशेषताएं, नंबर 1, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, है ना। तो अब भारत की साम्राज्ञी बन गई, महारानी बन गई कौन? विक्टोरिया, जो उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। फिर गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसरॉय कर दिया। आपको पता है कि अब वो बन गया वॉइस ऑफ रॉयल। गवर्नर जनरल अब किसका प्रतिनिधि हो गया? अब वो कंपनी वाला मामला खत्म हो गया। गवर्नर जनरल अब सीधा ब्रिटिश ताज का, क्योंकि ब्रिटेन का जो ताज है, जो क्राउन है, महारानी है, वो भारत आके शासन नहीं करेगी, वो ब्रिटेन से भारत का शासन चलाएगी। और ब्रिटेन से वो शासन चलाएगी किसके माध्यम से? गवर्नर जनरल के माध्यम से। ये उसका प्रतिनिधि है। तो वो बन गया किसकी आवाज़? वो बन गया आवाज़, किसकी आवाज़? ब्रिटेन की महारानी की आवाज़ बन गया ना, ताज की आवाज़, रॉयल। इसीलिए उसको वायसरॉय कहा गया, वॉइस ऑफ रॉयल, है ना। ये अब नाम जो है वो बदल गया और नाम हो गया वायसरॉय।
भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि वो बन गया। और पहला वायसरॉय आप सभी को पता है, भारत में जिस व्यक्ति के समय में ये कानून पास हुआ वही व्यक्ति भारत का पहला वायसरॉय बना, और उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसरॉय बन गया। अगर एक बार थोड़ा सा रिपीट करवाऊं तो आपको पता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के एक्ट से, और भारत का पहला वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग 1858 के एक्ट से। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब और क्या हुआ, इस अधिनियम ने वो जो मैंने आपको द्वैध शासन बताया था, थोड़ा बहुत याद होगा आपको, द्वैध शासन, जिसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो कंपनी के व्यापारिक या वाणिज्यिक मामले देखता था, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो कंपनी के राजनीतिक मामले देखता था, वो सब खत्म कर दिया। क्योंकि अब कंपनी ही नहीं रही, ठीक है, ना बज रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो अब जब कंपनी ही नहीं है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत क्या है? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म कर दिया, और उसकी जगह भारत में आ गया एक नया व्यक्ति। अब इसमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई जिसे भारत सचिव कहा गया। जितनी शक्तियां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी, जितने उनके काम थे, वो सारे खत्म करके उनसे ले लिए और दे दिए किसको? भारत सचिव को। एक नया पद बनाया। ये पूछा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब बना, थोड़ा सा रिकॉल कर ले। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पीट्स के इंडिया एक्ट से आया, है ना। और ये दोनों को खत्म कब कर दिया? 1858 के एक्ट से। कौन आ गया? भारत सचिव। तो भारत सचिव, इस एक नए पद को समाप्त किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति थी। ये कौन था जानते हैं? ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसमें ये भाई साहब एक मंत्री हुआ करते थे। जैसे अलग अलग मिनिस्टर होते हैं कि नहीं होते हैं? अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। एक होम मिनिस्टर होता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एक डिफेंस मिनिस्टर होता है कि नहीं। वित्त मामलों के लिए वित्त मंत्री, विदेश मामलों के लिए विदेश मंत्री, गृह मामलों के लिए गृह मंत्री। वैसे ही चूंकि मैंने आपसे कहा कि अब भारत का शासन ब्रिटेन की सरकार को चलाना है, तो ब्रिटेन की सरकार में भारत के मामलों के लिए एक मंत्री का पद बनाया गया, उसका नाम था भारत सचिव। तो ये साहब ब्रिटेन की कैबिनेट के एक सदस्य थे, बाकायदा ब्रिटेन में एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, और इस प्रकार से संसद के प्रति वहाँ की उत्तरदायी थे, है ना। अब आप बताइए, देखो ये अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति, जैसे आपने देखा हो ना अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 भारत के संविधान का मंत्रिपरिषद का गठन करता है, और अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, है ना। भारत में मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। वैसे ही, ठीक वैसे ही इस भारत सचिव को ब्रिटेन की संसद के द्वारा हटाया जा सकता था, ठीक है। ये भी उत्तरदायी था वहाँ की संसद के प्रति। इसके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता था। अब एक चीज़ ये है कि क्या भारत सचिव अकेला पूरे भारत को संभाल सकता है? क्या अकेला भारत सचिव पूरे भारत के मामलों को अकेला देख सकता है? बताइए, नहीं ना। तो इसको दे दी गई एक टीम, 15 सदस्यों की इसको एक टीम दे दी गई, और इस टीम का नाम पड़ गया क्या? इस टीम का नाम पड़ गया भारत परिषद। क्या बोलते हैं इसको? इंडिया काउंसिल। तो भारत परिषद में 15 सदस्य थे और एक इसके अलावा भारत सचिव था। ये 16 लोग, कितने टोटल? 1 + 15, ये 16 लोग जो हैं ये भारत का शासन चलाने के लिए उत्तरदायी थे। आपको पता है विदेश मंत्री अकेला विदेश मंत्रालय नहीं संभालता। विदेश मंत्री के साथ सबसे पहले होता है विदेश सचिव, जिसे हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं। फिर कई सारे और उप सचिव, संयुक्त सचिव,
और भी बहुत सारे सचिव, पूरा स्टाफ होता है। तो भारत सचिव को दे दी गई एक परिषद जिसको बोलते थे इंडिया काउंसिल, भारत परिषद, और ये सब 16 लोग मिलके पूरे भारत का शासन चलाते थे। ओके, मतलब जैसे भारत से जुड़ा हुआ कोई सुधार करना है, भारत में कोई नया संविधान लाना है, कोई नया कानून लाना है, तो ब्रिटेन की संसद में ये कौन लाएगा, क्योंकि पारित तो ब्रिटेन की संसद में होगा, तो ये लेकर आएगा भारत सचिव, है ना। जैसे कोई मामला वित्त मंत्रालय से जुड़ा है तो वित्त मंत्री वो विधेयक लेके प्राप्त आते हैं, वैसे ही भारत सचिव जो है क्या करेगा, ब्रिटेन की संसद में वो सारे मामले लेके आएगा, उनको पारित करवाएगा। तो ये सचिव, और अब मैं थोड़ा सा आगे का इतिहास भी बता देता हूँ आपको, आगे का भी सुन लो थोड़ा सा। ये 1858 के एक्ट से पूरा मामला आपको समझ में आ गया कि ये बन गए। 1935 में इन्होंने ये परिषद को समाप्त कर दिया, ठीक है। ये परिषद को कब खत्म करा, 1935 के भारत शासन अधिनियम से, मतलब टीम चली गई, कैप्टन रह गया, कैप्टन मतलब भारत सचिव, और 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा इन्होंने सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया। तो जो शुरुआत 1858 से हुई थी वो 1947 तक चलती रही। इज दैट क्लियर? आ रहा है? देखो मैं आपको बहुत डीप में समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट। इससे क्या होगा ना, इससे आपको अब रटना नहीं पड़ेगा इनको। हमारे यहाँ बच्चे सिर्फ रट लेते हैं और बाद में भयंकर कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या आना चाहिए था या क्या होगा। अब आपको भारत सचिव भी समझ में आ जाएगा, भारत सचिव की परिषद भी समझ में आ जाएगी, जिसको भारत परिषद कहते हैं, इसका क्या काम था, ये क्या करता था, ये सब आप समझ गए होंगे। ये कहाँ रहते थे? ये 16 के 16 लोग ब्रिटेन में रहते थे, ये भारत में नहीं रहते थे, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार में मिनिस्टर था, ब्रिटेन की सरकार का एक सदस्य था, तो ये ब्रिटेन में ही रहता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाता था, वहाँ का सदस्य था। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन जो मैंने आपको बताया वो किया गया, इसका अध्यक्ष भारत सचिव था। ये एक कॉरपोरेट निकाय की तरह थे, एक निगमित निकाय थी जिसके ऊपर भारत और इंग्लैंड में कहीं भी मुकदमा दायर किया जा सकता था। यदि इससे किसी को कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो आप इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, वो हो गया, ठीक है। इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण, वो भी हो गया। तो ये सब कुल मिलाकर जो प्रचलित शासन प्रणाली थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन इस कानून से नहीं लाया गया, वो वहीं के वहीं है। तो ये पूरा आपको 1858 का अधिनियम समझ में आ गया, यहाँ से ताज के शासन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आता है 1861 का अधिनियम, वो मैं आपको और आज बता देता हूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये भारत में क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें क्या है ऐसा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में अंग्रेजों ने उस लपट को फील किया, उस आँच को फील किया जो भारत के लोगों के अंदर थी, उनको लेके जो गुस्सा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए। जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसके ऊपर ठंडे पानी की छींटे डाले जाते हैं ना, ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। तो भारत के लोगों को थोड़ा सा शांत करना था, तो एक तो उन्होंने एक नया कानून पास कर दिया, कंपनी को हटा दिया कि भाई तुम्हें कंपनी पसंद नहीं है, चलो कंपनी को हटा देते हैं। एक और चीज़ उनको लगा कि अब हमें भारत के लोगों को भी सहयोग उनका लेना चाहिए। मतलब अभी तक भारत के, मैंने आपको कहा कि भारत के लोगों का कोई कहीं लेना देना नहीं है, ना कानून बनाने में भारतीय शामिल है, ना कानून को लागू करने में भारतीय शामिल है, कहीं भी नहीं। वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें भी कोई भारतीय नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें कोई भारतीय नहीं। मतलब अगर हम इसी तरीके से करते रहे तो भारतीय हमसे नाराज रहेंगे और वो हमें बाहर निकालने की कोशिश करते रहेंगे। अमेरिका की क्रांति में एक नारा था, आपने सुना होगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो इन्होंने कहा कि अगर भारतीयों को थोड़ा लॉलीपॉप दें और इनको अगर शासन में थोड़ा सा शामिल कर ले तो इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो 1861 के एक्ट से ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, ये सारा काम कर दिया। जैसे 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने महसूस किया कि भारत में शासन चलाना है तो भारतीयों को तो शामिल करना पड़ेगा। जैसे
आपको पता है कि बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनमें ज़्यादा समझ नहीं होती उतनी, लेकिन फिर भी जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो जिस व्यक्ति के पास बैट होता था, है ना, जो व्यक्ति घर से बैट ला, क्योंकि सबके पास नहीं होता था, तो जिसके पास बैट होता ना उसको तो खिलाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो नहीं आएगा तो बैट नहीं आएगा। दूसरा, उस व्यक्ति को आपको पहले ओपनिंग देनी पड़ेगी, है ना, अगर वो चाहता है कि मैं पहले खेलूं तो आपको वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बैट लेके घर चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत में शासन चलता रहे तो इसके लिए आपको भारतीयों को तो शामिल करना पड़ेगा ना, ये उन्हें समझ में आया। इसी के तहत उन्होंने 1861 के एक्ट में, 1892 और 1909 के एक्ट में एक एक करके ये प्रावधान किए और एक के बाद ये 3 अधिनियम पारित किए। इसमें सबसे पहला कौन सा है? इसमें देखो कई सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वो इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए कह रहे हैं, वो मैंने पहले भी आपसे कहा कि हो जाएगी, परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, इकोनॉमिक्स की क्लास भी होगी, जियोग्राफी की भी होगी, लेकिन सब धीरे धीरे होगी, अभी तो स्टार्ट हुआ है। आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा ना उस हिसाब से हम आगे तय करेंगे। यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यदि आप लोगों ने अच्छा सहयोग किया तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा और आपके लिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी लगाई जाएंगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ताली 2 हाथ से बजती, मेरे अकेले के एफर्ट करने से, मेरे अकेले के मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आप जानते हैं। आप सपोर्ट करेंगे, आप साथ देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस क्लास में आने लगेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये आप पर डिपेंड करता है कि आगे हम कैसे इस सेशन को, इस सीरीज़ को, दूसरे सेशन को आगे बढ़ाएंगे और लेके जाएंगे। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो है भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, एक माइलस्टोन माना जाता है, एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। क्यों माना जाता है जानते हैं? इसके द्वारा पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई। मतलब जो मैं आपको बता रहा था ना, एक वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में याद करो, अभी मैंने आपको बताया 1853 के एक्ट से एक वायसराय की पृथक अलग परिषद आ गई, विधायी परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 6 लोग थे। इन्होंने क्या किया, उस परिषद में अब भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत कर दी। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में नामांकित कर सकता था, गैर सरकारी, मतलब वो सरकारी सदस्य नहीं है, वो गैर सरकारी सदस्य हैं, लेकिन वायसराय को पावर था कि वो उन्हें शामिल कर सकता था। मतलब कोई चुनाव नहीं होगा, कौन से भारतीय उसमें जाएंगे ये तय करने का अधिकार सिर्फ वायसराय को है। हम लोग तय नहीं करेंगे इलेक्शन वगैरह की कौन लोग वहाँ जाके बैठेंगे। मतलब ये वैसा ही है कि भारत में किसकी जो है संसद में कौन बैठेगा ये हम तय नहीं कर रहे, ये भारत के राष्ट्रपति तय कर रहे हैं कि संसद में कौन कौन बैठेगा। 1862 में केनिंग जो भारत का वायसराय था, पहली बार 3 भारतीयों को, जिनमें पहले हैं बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराजा और तीसरा सर दिनकर राव, 3 भारतीयों को पहली बार वायसराय की विधायी परिषद में शामिल किया गया। कहने को आप ये कह सकते हो कि इसके द्वारा भारतीयों की एंट्री हो गई। चलिए ये बात तो सही है, इसके द्वारा पहली बार भारतीयों की एंट्री तो हुई, अभी तक तो एंट्री भी नहीं हुई थी ना, तो कम से कम भारतीयों की एंट्री हो गई। और अब वायसराय की विधायी परिषद में 3 भारतीय लोग थे, एक महाराजा पटियाला, एक महाराजा बनारस और एक दिनकर राव, 3 लोग इसमें शामिल थे। हालांकि इसीलिए इनको शामिल किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला कॉन्सेप्ट, कि नाम भी हो जाएगा कि हमने भारतीयों को शामिल कर लिया, और शामिल भी किसको करा, ये राजा महाराजाओं को, आम आदमी को शामिल नहीं किया। तो इस प्रकार से पहली बार भारत के गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में भारतीय आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कार्यकारी परिषद में कब आए? एक परिषद, एक काउंसिल गवर्नर की और थी, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी भी कोई भारतीय नहीं है, और पहला भारतीय गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1909 के अधिनियम से आएगा। ध्यान रखना, बताऊंगा मैं आपको। 1909 का जो मॉर्ले मिंटो सुधार है ना, उसके द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की दूसरी वाली जो परिषद है एग्जीक्यूटिव काउंसिल,
उसमें पहली बार एक भारतीय आए थे, आपको नाम याद होगा, SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो पहले भारतीय हैं जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद में शामिल हुए, जबकि विधायी परिषद में 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल कर लिया था। फिर जो 1833 के एक्ट में मैंने आपको बताया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 1833 के एक्ट में भारत में केंद्रीकरण हो गया था ना, जो मैंने आपको बताया था कि कानून बनाने का अधिकार था बम्बई और मद्रास का, वो छीन लिया था, वो वापस दे दिया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ फिर से दे दी और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। मतलब पहले सेंट्रलाइजेशन हुआ, अब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा। हालांकि प्रक्रिया शुरू हुई है, पूरी नहीं हुई है। पूरी कब होगी? 1935 के एक्ट से। 1935 के एक्ट में पूरी तरह से राज्यों को स्वतंत्र कर दिया था, तो 1935 के एक्ट से विकेंद्रीकरण पूरा हो जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई थी, जो 1833 के एक्ट में चरम पर पहुंच गई थी, वो प्रक्रिया अब उलट गई। अब इन्होंने विकेंद्रीकरण की शुरुआत, मतलब उनको बम्बई मद्रास के जो गवर्नर थे, जो सरकारें थी, उनको उनकी शक्तियां वापस दे दी। फिर इस एक्ट ने बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन कर दिया। कुछ नए इलाकों में और विधान परिषद आ गई, मतलब राज्य विधानसभा जैसा। 1862 में जो है बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में और 1897 में पंजाब में। कुछ और ऐसे इलाके थे जहां पर इन्होंने विधान परिषद बना दी, मतलब वहां भी कुछ विधानसभाएं आ गई। ये 1861 के एक्ट से हुआ, ठीक है। इसके साथ इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया। कैनिंग ने भारत में जो मंत्रिमंडल सिस्टम है ना, कैनिंग की शुरुआत मानी जाती, क्योंकि इसने पहली बार उनको विभाग देना शुरू किए। जैसे किसी को गृह विभाग, किसी को रक्षा, किसी को वित्त दिया जाता है ना, तो पहली बार भारत में कैनिंग के द्वारा प्रारंभ किया गया पोर्टफोलियो सिस्टम है ना, ये आपको याद रखना है। इस एक्ट की एक और खास बात यह है कि पहली बार वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। जैसे आप पढ़ते हो ना, भारत में अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को ऐसी शक्ति देता है राज्यों में अध्यादेश जारी करने की। तो पहली बार भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई, ये एक्ट याद रखना। 1861 के एक्ट में पहली बार ये प्रावधान था कि वायसरॉय अध्यादेश जारी कर सकता था, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, जो 6 महीने के लिए वैलिड होता था। 6 माह तक जिसकी वैलिडिटी होती थी, 6 माह तक जो चल सकता था, इसकी अवधि 6 माह के लिए होती थी। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? चलिए, तो यहाँ तक आज का सेशन हम लोग रखेंगे। 1892 के एक्ट से लेके कल वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाला सेशन आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि कल मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, तो कल वाले सेशन को ज़रूर अटेंड करें। इस सेशन को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, और अगर आपने शेयर नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि प्लीज़ इसको शेयर कीजिए।